हेलो दोस्तों। आज फिर हाजिर हैं आपके साथ आपका दोस्त और होस्ट हरिंदर पुरी। आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को एआई की मदद से सीखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट नाउ। जरा सोचिए, एक तरफ वो साधारण सी कंपास की सुई है जो हमेशा उत्तर दिशा की ओर इशारा करती है, हम्म। और दूसरी तरफ मतलब हमारे घरों की दीवारों के अंदर दौड़ने वाली बिजली है। सतह पर देखने से तो यही लगता है ना कि इन दोनों का आपस में कोई लेना देना ही नहीं है। बिल्कुल। एक से हम दिशा देखते हैं और दूसरे से हमारे पंखे और टीवी चलते हैं। सही कहा। लेकिन आज के इस डीप डाइव में हम इसी अदृश्य रिश्ते को डीकोड करने वाले हैं। हमारे सामने जो भी सोर्स मटेरियल है, क्लासरूम नोट्स से लेकर वैज्ञानिक किताबें, हाँ। उन सब में एक ही बात उभर कर आती है कि कैसे इन दोनों के बीच का ये जादुई रहस्य हमारी पूरी दुनिया को चला रहा है। घरों के स्विच बोर्ड से लेकर जो जापान और चीन की मैग्लेव ट्रेनें हैं ना, अरे हाँ, बुलेट ट्रेनें। हाँ, उन सब के पीछे यही इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट काम कर रहा है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया को समझते हैं। मतलब अगर हम इतिहास में जाएं तो सदियों तक इंसानों का यही मानना था कि बिजली और चुंबकत्व ये दोनों बिल्कुल अलग अलग ताकतें हैं। आसमान से गिरने वाली बिजली अलग और लोहे को चिपकाने वाला चुंबक अलग। एकदम सही। लेकिन जब हम इन सोर्सेस की गहराई में जाते हैं तो एक ऐसा आहा मोमेंट आता है जहां पता चलता है कि दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल। और विज्ञान सिर्फ कुछ नियमों को रटने का नाम नहीं है, बल्कि ये समझने का नाम है कि ये ब्रह्मांड असल में कैसे काम कर रहा है। सही कहा। और इस ब्रह्मांडीय कनेक्शन तक पहुंचने से पहले मुझे लगता है चुंबकत्व के जो बुनियादी उसूल हैं उन्हें समझना जरूरी है। हाँ, वो तो बेसिक है। चुंबक तो हम सब ने बचपन में देखे ही हैं। अगर दो समान ध्रुवों को, जैसे नॉर्थ और नॉर्थ पोल को पास लाएं, तो वे एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। और अगर असमान ध्रुवों मतलब नॉर्थ और साउथ को पास लाएं, तो वे एक दूसरे को खींचते हैं। सोर्सेस के मुताबिक विलियम गिलबर्ट वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चुंबक के इस विज्ञान को गहराई से समझा था। जी, विलियम गिलबर्ट। और आज तो हमारे पास प्राकृतिक चुंबक भी हैं और कृत्रिम भी, जिन्हें हम अपनी जरूरत के हिसाब से अलग-अलग आकार दे देते हैं। जैसे वो बार मैग्नेट या घोड़े की नाल के आकार का चुंबक। बिल्कुल। लेकिन अगर मैं इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को यानी चुंबकीय क्षेत्र को आज के संदर्भ में विजुलाइज करूं, तो ये मुझे बिल्कुल किसी वाईफाई राउटर के अदृश्य नेटवर्क जैसा लगता है। अरे वाह! ये वाईफाई वाली एनालॉजी तो इस कंसेप्ट को समझने के लिए एकदम सटीक बैठती है ना? हाँ। जैसे एक राउटर अदृश्य तरंगे फेंकता है, वैसी ही हर चुंबक के चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र होता है। अगर कोई दूसरा चुंबक या लोहे का टुकड़ा उस क्षेत्र में आता है, तो उस पर एक खिंचाव या धक्के का बल महसूस होता है। और जैसे राउटर के पास सिग्नल एकदम फुल होता है, दूर जाने पर कमजोर हो जाता है। ठीक वैसे ही चुंबक के ध्रुवों के पास ये फील्ड सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, और विज्ञान की भाषा में इस मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला में मापा जाता है। टेस्ला, हाँ। और इसकी तीव्रता को ऑरेस्टेड में मापते हैं। यहाँ पर ना मेरे दिमाग में हमेशा एक सवाल आता था। जब भी हम किताबों में वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम देखते हैं, तो हमेशा तीर का निशान नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की तरफ जाता हुआ क्यों दिखता है? एक बहुत ही वाजिब सवाल है। और सबसे बड़ी बात, क्या ये वाईफाई के सिग्नल्स की तरह हवा में बस कहीं भी फैल जाती हैं, या इनका कोई फिक्स रास्ता होता है? और क्या ये रेखाएं कभी आपस में टकराती हैं? अच्छा, तो दिशा वाली बात दरअसल एक वैज्ञानिक परिपाटी है। मतलब ये मान लिया गया है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर हमेशा उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं। अच्छा, सिर्फ बाहर? हाँ, और यहीं पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। चुंबक के अंदर भी ये रेखाएं सफर करती हैं, लेकिन वहां इनकी दिशा साउथ से नॉर्थ की ओर होती है। ओह, मतलब ये कोई शुरुआत या अंत वाली सीधी लकीरें नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा बंद लूप बनाती हैं, क्लोज्ड लूप। यानी एक कभी ना टूटने वाला चक्र, बाहर से नॉर्थ से साउथ और अंदर से वापस साउथ से नॉर्थ। एकदम सही समझे। और अब आते हैं आपके उस दूसरे सवाल पर, जो भौतिकी के सबसे दिलचस्प नियमों में से एक है। टकराने वाला। हाँ, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। सच में? कभी नहीं? कभी नहीं। इसे एक थॉट एक्सपेरिमेंट के जरिए समझ सकते हैं। कल्पना करते हैं कि दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका मतलब क्या होगा?
इसका मतलब होगा कि उस प्रतिच्छेद बिंदु पर यानी इंटरसेक्शन पॉइंट पर अगर हम एक कंपास रखें तो उसकी सुई को एक ही समय में 2 अलग-अलग दिशाओं में इशारा करना पड़ेगा। अरे बाप रे, जो कि फिजिकली बिल्कुल असंभव है ना? हाँ, एक अकेली सुई एक ही समय में 2 दिशाओं में कैसे जा सकती है? इसका मतलब है कि ये रेखाएं हमेशा एक दूसरे के समानांतर चलती हैं। बिल्कुल। ध्रुवों के पास ये घनी हो जाती हैं क्योंकि वहां ताकत ज्यादा है और दूर जाने पर एक दूसरे से फैल जाती हैं, लेकिन टकराती कभी नहीं है। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड इतना व्यवस्थित होता है। अब अगर हम इस बात को मान लें कि एक स्थिर चुंबक अपने चारों ओर यह अदृश्य नेटवर्क बनाता है, तो इतिहास का सबसे बड़ा सवाल तो ये था ना कि क्या कोई और भी चीज है जो ऐसा नेटवर्क बना सके? और यहीं पर 1820 में हैंस क्रिश्चियन अरेस्टेड के साथ वो घटना घटी जिसने दुनिया बदल दी। हाँ, ऑरेस्टेड का वो प्रयोग। ऑरेस्टेड की वो कहानी सच में विज्ञान के सबसे बेहतरीन एक्सीडेंट्स में से एक है। सोर्सेज बताते हैं कि वे अपने लैब में काम कर रहे थे। एक सर्किट में बैटरी और तार जुड़े हुए थे। सही। और पास ही टेबल पर एक कंपास रखा हुआ था। जैसे ही उन्होंने सर्किट का स्विच ऑन किया और तार में करंट दौड़ा, उस कंपास की सुई अचानक हिल गई। वो डिफ्लेक्ट हो गई। हाँ, और कंपास की सुई तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड से हिलती है। इसका मतलब तार में दौड़ने वाली बिजली अपना खुद का मैग्नेटिक फील्ड बना रही थी। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी खोज थी। मतलब इस एक पल ने बिजली और चुंबकत्व को हमेशा के लिए जोड़ दिया। बिल्कुल। ये साबित हो गया कि बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स यानी करंट अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं। इसे ही हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो अगर तार में बहती हुई बिजली मैग्नेटिक फील्ड बना रही है तो उसकी दिशा क्या होगी? इसे समझने का एक बहुत ही शानदार और आसान तरीका नोट्स में दिया गया है, राइट हैंड थंब रूल। जी, जिसे मैक्सवेल के कॉर्कस्क्रू नियम के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, इसे विजुलाइज करने के लिए बस ये सोचना है कि हमने अपने दाहिने हाथ में एक करंट वाले तार को पकड़ा हुआ है। अगर अंगूठा करंट के बहने की दिशा में इशारा कर रहा है तो तार के चारों ओर जो हमारी उंगलियां मुड़ी हुई है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा को दर्शाएंगी। ये कितना सीधा और सटीक है। इस नियम की खूबसूरती ही इसकी सादगी में है। लेकिन कहानी सिर्फ एक सीधे तार पे खत्म नहीं होती है। अच्छा, और क्या है? क्या होगा अगर हम उस सीधे तार को मोड़कर एक गोल पाश यानी सर्कुलर लूप बना दें? तो आकार बदल जाएगा? हाँ, जब करंट उस लूप में से गुजरता है तो तार के हर एक बिंदु पर छोटे छोटे संकेंद्री वृत्त यानी कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में चुंबकीय क्षेत्र बनता है। अच्छा। और जैसे जैसे हम उस लूप के केंद्र की ओर बढ़ते हैं, वो वृत्ताकार रेखाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि लूप के ठीक बीचों बीच पहुंचकर वे बिल्कुल एक सीधी रेखा जैसी बन जाती हैं। और यहीं से एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया दिमाग में आता है। क्या? मतलब अगर एक सिंगल लूप के केंद्र में इतना स्पष्ट मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो क्या होगा अगर हम एक ही तार को 100 या 1000 बार लपेट कर एक कॉइल बना दें? बिल्कुल। क्या हर एक लूप का मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी ताकत नहीं बन जाएगा? हाँ, मतलब क्या हम खुद अपनी मर्जी से ऑन और ऑफ होने वाला चुंबक बना सकते हैं? और इसी आइडिया ने सोलेनॉइड को जन्म दिया। सोलेनॉइड? हाँ, सोलेनॉइड असल में तांबे के इंसुलेटेड तार की एक बेलनाकार कुंडली होती है। इसे किसी स्प्रिंग की तरह बहुत बार लपेटा गया होता है। स्प्रिंग जैसा आकार। हाँ, जब इसमें करंट प्रवाहित होता है तो हर एक फेरे का मैग्नेटिक फील्ड आपस में जुड़ जाता है। इसके भीतर का चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल एक समान और ताकतवर हो जाता है, समांतर रेखाओं के रूप में। कमाल है। बाहर से देखने पर एक करंट वाला सोलेनॉइड पूरी तरह से एक सामान्य बार मैग्नेट की तरह ही व्यवहार करता है, जिसका एक सिरा नॉर्थ और दूसरा साउथ पोल बन जाता है। और इसी सोलेनॉइड ने विलियम स्टर्जन को इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक बनाने का रास्ता दिखाया था। जी हाँ। सोर्सेज में बताया गया है कि अगर इस सोलेनॉइड के खाली बीच वाले हिस्से में सॉफ्ट आयरन यानी नरम लोहे की एक छड़ रख दी जाए और फिर करंट चालू किया जाए, तो क्या होता है? तो वो नरम लोहा उस पूरे चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर सोख लेता है। वो एक साधारण लोहे के टुकड़े से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली चुंबक में बदल जाता है। ये सच में एक मानव निर्मित सुपर पावर है। और सबसे खास बात पता है क्या है? क्या? ये एक अस्थायी शक्ति है। मतलब ये तभी तक चुंबक है जब तक इसमें करंट है। जैसे ही हम स्विच ऑफ करते हैं, इसका चुंबकत्व उसी पल खत्म हो जाता है। अरे हाँ, और यही वो जादुई तकनीक है जो भारी भरकम लोहे के कंटेनरों को उठाने वाली विशाल क्रेनों में इस्तेमाल होती है। बिल्कुल। करंट ऑन करो, क्रेन कंटेनर से चिपक जाती है, कंटेनर को दूसरी जगह ले जाओ,
करंट ऑफ करो और क्रेन कंटेनर को छोड़ देती है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है। और तो और जिन तेज रफ्तार मैग्लेव ट्रेनों की हमने शुरुआत में बात की थी ना, वे भी इसी सिद्धांत पर चलती हैं। समान पोल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिससे पूरी की पूरी ट्रेन पटरियों से कुछ इंच ऊपर हवा में उठ जाती है। कोई घर्षण नहीं होता, फ्रिक्शन जीरो, इसीलिए वे 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ पाती हैं। ये सब कॉज एंड इफेक्ट का खेल है, कारण और प्रभाव। करंट ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया और उस फील्ड ने चीजों को उठाया। सही बात है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे मैरी एम्पियर ने एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया। क्या सवाल था वो? न्यूटन का तीसरा नियम तो हम जानते ही हैं, हर क्रिया की समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो एम्पियर ने सोचा, अगर करंट वाले तार ने पास रखे कंपास को यानी चुंबक को धक्का दिया है, तो क्या एक चुंबक उस करंट वाले तार को वापस धक्का नहीं देगा? अरे, ये तो बहुत ही तार्किक बात है। मतलब अगर बिजली चुंबक पर बल लगा सकती है, तो चुंबक को भी बिजली के तार पर भौतिक बल लगाना चाहिए, फिजिकल फोर्स। और प्रयोगों से साबित हुआ कि एम्पियर बिल्कुल सही थे। सच में? हाँ, जब एक करंट ले जाने वाले तार को किसी बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो उस तार पर सच में एक फिजिकल फोर्स लगता है। वो तार अपनी जगह से हिल जाता है। वाह! और विज्ञान ने ये भी देखा कि ये धक्का यानी ये बल तब सबसे अधिक होता है, मैक्सिमम होता है, जब विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक दूसरे के बिल्कुल लंबवत हों। लंबवत यानी 90 डिग्री के कोण पर, परपेंडिकुलर। बिल्कुल 90 डिग्री पर। अदृश्य ताकतों का भौतिक दुनिया में ये प्रभाव सच में हैरान करने वाला है। अब ये बल किस दिशा में लगेगा, इसका पता लगाने के लिए एक बहुत ही विजुअल नियम है, फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। जी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। हाँ, इसे समझने के लिए एक 3D ग्राफ की कल्पना की जा सकती है, जिसमें X, Y और Z एक्सिस होते हैं, बिल्कुल किसी कमरे के कोने की तरह, जहां दो दीवारें और फर्श मिलते हैं। हाँ, अच्छा तरीका है इसे विजुअलाइज करने का। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लें कि बाएं हाथ की 3 उंगलियों, अंगूठा, तर्जनी यानी इंडेक्स फिंगर और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर को इस तरह फैलाया जाए कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों। ठीक है। अगर तर्जनी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दिखा रही है और मध्यमा करंट की दिशा में है, तो जो अंगूठा है वो तार पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा। हाँ, और इससे याद रखने का एक बहुत ही लोकप्रिय और मजेदार तरीका भी है। वो FBI वाला? हाँ, F से फोर्स यानी अंगूठा, हाँ। B से मैग्नेटिक फील्ड यानी तर्जनी और I से करंट यानी मध्यमा, FBI। हाँ, ये बहुत सही है। FBI से सब याद रहेगा। और ये केवल याद रखने का एक तरीका नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत है जिसने पूरी औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। बिल्कुल। यही वो नियम है जिस पर दुनिया की हर इलेक्ट्रिक मोटर काम करती है। जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखी कॉइल में करंट भेजा जाता है, तो फील्ड उस कॉइल के एक हिस्से को ऊपर धकेलता है और दूसरे हिस्से को नीचे। और इससे कॉइल घूमने लगती है। बिल्कुल, ये एक बहुत ही गहरा क्षण है। हम अदृश्य विद्युत और चुंबकीय ऊर्जा को भौतिक गति में बदल रहे हैं, मैकेनिकल मोशन में। सही कहा। हमारे घरों के पंखे, वॉशिंग मशीन, पानी के पंप, यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक कारें, ये सब इसी FBI नियम और फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के कारण घूम रहे हैं। हाँ, सब इसी पर टिके हैं। अदृश्य ऊर्जा को मोशन में बदलना, ये सच में किसी चमत्कार से कम नहीं है। एकदम। अब अगर हम इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा को बड़ी तस्वीर में देखें और इन सभी सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें, तो हम सीधे अपने घरों की वायरिंग यानी डोमेस्टिक सर्किट्स तक पहुंचते हैं। जो कि बहुत जरूरी हिस्सा है। इतनी सारी ऊर्जा पैदा तो हो गई, लेकिन इसे हमारे कमरों तक सुरक्षित तरीके से कैसे लाया जाता है, ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सही बात है। भारत में जो घरेलू विद्युत आपूर्ति होती है, उसका मानक वोल्टेज 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब है कि ये ऑल्टरनेटिंग करंट, AC करंट, जो 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलता है। हाँ, और खंभों से हमारे घरों के मीटर तक मुख्य रूप से 3 तरह के तार आते हैं। अच्छा।
पहला है लाइव वायर, जिसे विद्युन्मय तार भी कहते हैं। ये आमतौर पर लाल रंग का होता है और इसी में 220 वोल्ट का असली करंट दौड़ता है। जो डेंजरस होता है। जी, दूसरा है न्यूट्रल वायर, जो काले रंग का होता है। इसका काम है सर्किट को पूरा करना ताकि करंट वापस लौट सके। इसमें वोल्टेज 0 होता है। अच्छा, तो लाल और काला तार मिलकर सर्किट पूरा करते हैं। हाँ, और एक तीसरा तार भी होता है जो इन सब में सबसे महत्वपूर्ण है, अर्थ वायर, जो आमतौर पर हरे रंग का होता है। हरा तार। हाँ, ये तार सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार है। इसे घर के बाहर जमीन में बहुत गहराई तक दबाई गई एक तांबे या धातु की प्लेट से जोड़ा जाता है। लेकिन इसका काम क्या है? देखिए, हम अपने घरों में प्रेस, फ्रिज या माइक्रोवेव जैसे धातु की बॉडी वाले उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। अगर कभी अंदर कोई खराबी आ जाए और 220 वोल्ट वाला लाल लाइव वायर गलती से उपकरण की धातु की बॉडी को छू ले, तो वो पूरी बॉडी करंट से भर जाएगी। बाप रे, किसी के छूते ही एक जानलेवा झटका लग सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये हरा अर्थ वायर उपकरण की बॉडी से जुड़ा होता है। ये उस अतिरिक्त करंट के लिए एक आसान रास्ता बनाता है, लो रेजिस्टेंस पाथ, और उसे सुरक्षित रूप से सीधा जमीन के अंदर भेज देता है। यानी अर्थ वायर एक साइलेंट गार्ड की तरह काम करता है, जो हमें झटके से बचाता है। एकदम सही। वायरिंग की बात हो ही रही है तो एक और चीज अक्सर दिमाग में आती है, सोर्सेज में भी इसका जिक्र है। क्या? घरों में जितने भी उपकरण हैं, जैसे बल्ब, पंखा, टीवी, इनकी वायरिंग हमेशा पैरेलल संयोजन यानी पार्श्व क्रम में क्यों होती है? इन्हें सीरीज यानी श्रेणी क्रम में एक के बाद एक क्यों नहीं जोड़ा जाता? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। अगर उपकरणों को सीरीज में जोड़ दिया जाए तो उसके 2 बड़े नुकसान होंगे। क्या नुकसान? पहला, सीरीज में वोल्टेज सब में बढ़ जाता है। अगर 3 बल्ब सीरीज में है तो तीनों को पूरा 220 वोल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि वो कम हो जाएगा और बल्ब मध्यम जलेंगे, डिम हो जाएंगे। अच्छा। पैरेलल सर्किट की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें हर उपकरण को सीधा मेन लाइन से जोड़ा जाता है, जिससे हर एक को पूरा 220 वोल्ट मिलता है। तो सबको बराबर पावर मिलती है। हाँ, और दूसरा कारण, सीरीज में करंट बहने का एक ही रास्ता होता है। अगर बीच का एक उपकरण खराब हो गया तो रास्ता टूट जाएगा और घर की सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। ओहो, मतलब एक बल्ब फ्यूज हुआ तो पूरा घर अंधेरे में। बिल्कुल। पैरेलल सर्किट में हर उपकरण का अपना अलग स्विच और अपना अलग रास्ता होता है। टीवी खराब हो जाए तो पंखा चलता रहेगा। ये तो बहुत ही समझदारी वाला डिजाइन है। लेकिन जहां बिजली के इतने फायदे हैं तो इसके साथ कुछ खतरे भी तो जुड़े हैं ना? हाँ, सुरक्षा तो बहुत जरूरी है। घरों में अक्सर 2 तरह की समस्याओं के बारे में सुना जाता है, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। ये दोनों शब्द सुनने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन सोर्सेज बताते हैं कि असल में इनमें बहुत बड़ा फर्क है। तकनीकी रूप से ये बिल्कुल अलग-अलग परिघटनाएं हैं। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब इंसुलेशन खराब होने या किसी दुर्घटना के कारण लाइव वायर और काला न्यूट्रल वायर सीधे एक दूसरे से टच हो जाते हैं। मतलब बिना किसी उपकरण के सीधे जुड़ जाते हैं। हाँ, ऐसा होते ही सर्किट का रेजिस्टेंस अचानक से लगभग 0 हो जाता है और ओम के नियम के अनुसार जब रेजिस्टेंस 0 की तरफ जाता है तो करंट बेतहाशा बढ़ जाता है। और इतने ज्यादा करंट से तार गर्म होकर आग पकड़ सकते हैं। बिल्कुल। दूसरी ओर ओवरलोडिंग एक अलग स्थिति है। ये तब होती है जब एक ही सॉकेट या एक्सटेंशन बोर्ड में बहुत सारे हाई पावर वाले उपकरण एक साथ लगा दिए जाते हैं। जैसे एक ही बोर्ड में एसी, हीटर और माइक्रोवेव सब चालू कर देना। हाँ, ऐसे में उपकरण सर्किट की क्षमता से ज्यादा करंट खींचने लगते हैं। तार इस अतिरिक्त करंट का भार नहीं सह पाते, गर्म हो जाते हैं और तब भी आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है। और इन दोनों ही खतरनाक स्थितियों से घर को बचाने के लिए जो छोटा सा डिवाइस इस्तेमाल होता है वो विज्ञान का एक बेहतरीन आविष्कार है, फ्यूज। बिल्कुल, फ्यूज बहुत महत्वपूर्ण है। फ्यूज असल में सर्किट का एक जानबूझकर बनाया गया कमजोर हिस्सा होता है। ये एल्यूमिनियम, तांबे या लेड की मिश्र धातु से बना एक बहुत ही पतला तार होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। सही बात है। जैसे ही सर्किट में शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से करंट एक सुरक्षित सीमा को पार करता है, फ्यूज का तार तेजी से गर्म हो जाता है और क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, यह तुरंत पिघलकर टूट जाता है और तार टूटते ही करंट का रास्ता कट जाता है और हमारे महंगे उपकरण, टीवी, फ्रिज और पूरा घर जलने से बच जाता है। मतलब फ्यूज एक बलिदानी सैनिक की तरह है जो घर को बचाने के लिए खुद को खत्म कर लेता है। बहुत सही उपमा दी आपने।
हालांकि आजकल घरों में फ्यूज की जगह MCB का इस्तेमाल आम हो गया है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। हाँ, MCB। MCB भी करंट बढ़ने पर सर्किट को तोड़ देता है, लेकिन ये पिघलता नहीं है, बल्कि इसका स्विच अपने आप नीचे गिर जाता है, जिसे बाद में आसानी से वापस ऑन किया जा सकता है। फ्यूज हो या MCB, ये दोनों इस बात का प्रतीक है कि हमने सिर्फ बिजली पैदा ही नहीं बल्कि उसे नियंत्रित और सुरक्षित करना भी सीख लिया है। बिल्कुल, और यही मानव सभ्यता की बहुत बड़ी जीत है। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को अगर समेटें तो ये सफर बहुत ही रोमांचक रहा। हमने बचपन में खेले जाने वाले एक साधारण चुंबक से शुरुआत की, वहां से ओरेस्टेड के उस ऐतिहासिक पल तक गए जहां पता चला कि बहती हुई बिजली अपना खुद का चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। जी। फिर हमने देखा कि कैसे सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट ने इंसानों को अपनी मर्जी का चुंबक बनाने की ताकत दी। एम्पियर और फ्लेमिंग के नियमों ने हमें समझाया कि कैसे इन अदृश्य फील्ड्स के जरिए हम तारों और मशीनों को भौतिक रूप से घुमा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक मोटर्स का जन्म हुआ। बिल्कुल। और अंत में हमने समझा कि इस विशाल ऊर्जा को हमारे घरों तक कितनी बारीकी और सुरक्षा के साथ पहुंचाया जाता है, वो हरे तार और फ्यूज की मदद से। ये देखना सच में अद्भुत है कि कैसे ये अदृश्य फील्ड्स और बहते हुए इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे आधुनिक अस्तित्व का आधार बने हुए हैं। यही विज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति है। जो चीजें हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देती, अक्सर वही दुनिया की सबसे ताकतवर चीजें होती हैं। जाते जाते इस पूरी चर्चा से निकला एक बहुत ही दिलचस्प विचार साझा करना चाहूंगा। आज ये स्पष्ट हो गया कि विद्युत धारा ले जाने वाला हर एक तार अपने चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हाँ। अब जरा सोचिए, हमारे घरों की दीवारें, हमारे दफ्तर, हमारे शहर और पूरी की पूरी दुनिया तारों के एक अंतहीन जाल से घिरी हुई है। दीवार के अंदर, जमीन के नीचे, सिर के ऊपर, हर जगह तार हैं जिनमें लगातार करंट दौड़ रहा है। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं है कि हम सभी हर पल, हर दिन अनगिनत अदृश्य चुंबकीय क्षेत्रों के एक विशाल, बेहद जटिल महासागर के ठीक बीचों बीच तैर रहे हैं? ये सच में दिमाग चकरा देने वाला विचार है ना? अगली बार जब कमरे का कोई स्विच ऑन करें तो उस छोटे से क्लिक के पीछे छुपे इस विशाल अदृश्य ब्रह्मांड, ओर्स्टेड के उस संयोग और इंसानी सभ्यता को चलाने वाले इस जादुई बल के बारे में जरूर सोचिएगा।